मेरा बचपन। यह नेहरू जी की आत्मकथा का अंश है। इसमें उनके बचपन के कुछ अनुभव दिए गए हैं। इससे उनके विचार तथा उनके विकास के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। प्रस्तुत पाठ नेहरू जी की पारिवारिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि से भी अवगत कराता है। महानता कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। कन्फ्यूशियस। एक धनी माता पिता का इकलौता बेटा बहुधा बर्बाद होते देखा जाता है, खासकर हिंदुस्तान में। और फिर जब घर में 11 बरस तक वही अकेला बच्चा हो तो बर्बाद होने से बचने की बहुत कम आशा रहती है। मेरी 2 बहनें मुझसे बहुत छोटी हैं। मेरे बचपन के बहुत से साल बिना किसी बराबर वाले साथी के काफी एकाकी बीते। स्कूल के भी साथी ना मिल पाए, क्योंकि मुझे किसी किंडरगार्टन या प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया। मेरी पढ़ाई का भार घर पर पढ़ाने वाले मास्टरों पर ही रहा। हिंदू परिवारों की तरह मेरे परिवार में कई चचेरे भाई और निकट संबंधी रहते थे, जिनसे मेरा मकान भरा रहता था। लेकिन ये सब भाई मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे और हाई स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तथा अपने कामों या खेलों में साथी बनाने के लिए मुझे बहुत छोटा समझते थे। इसलिए इतने बड़े परिवार के बीच में मैं अपने को अकेला समझता और अधिकतर अपने विचारों और अपने अकेले के खेलों में मस्त रहता था। बिना पूरा अंश समझे हुए मैं अपने भाइयों की बड़ों की सी बातें ध्यान के साथ सुना करता। बहुधा ये बातें हिंदुस्तानियों से अंग्रेजों और यूरोप वालों के अपमान से भरे हुए व्यवहारों के बारे में होती थीं, या इस पर बहस होती थी कि हर एक हिंदुस्तानी का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी तरह ऐसी बातों को ना सह सकने के लिए तैयार हो जाए। उस समय अगर कोई अंग्रेज किसी हिंदुस्तानी को मार डालता था तो जूरी के अंग्रेज मेंबर उसको छोड़ देते थे। रेलों में चाहे वे खचाखच भरी ही क्यों ना हो, यूरोप वालों के लिए अलग डिब्बे रिजर्व कर दिए जाते थे और उनमें कोई हिंदुस्तानी सफर नहीं कर सकता था, चाहे वे खाली ही क्यों न जाएं। बिना रिजर्व वाले डिब्बे में भी अगर कोई अंग्रेज घुस जाता था तो उस पर पूरा अधिकार जमाकर किसी हिंदुस्तानी को घुसने ना देता। यहां तक कि शहरों तक के पार्कों व ऐसी जगह में जहां सब जा सकते हैं, बेंच या कुर्सियां यूरोप वालों के लिए रिजर्व कर दी जाती थीं। अपने देश के विदेशी हाकिमों के ऐसे बुरे व्यवहार को सुनकर मैं क्रोध से भर जाता, और जब कभी सुनता कि किसी हिंदुस्तानी ने बदला ले लिया तो खूब खुश होता। मेरे दिल में विदेशी शासकों के व्यवहारों और उनके यहाँ रहने के कारण उन पर क्रोध था, मगर किसी अंग्रेज के लिए, जहां तक मुझे याद है, कोई भी घृणा या क्रोध का भाव न था। मुझको पढ़ाने वाली और देखभाल करने वाली महिला अंग्रेज ही थी, तथा अक्सर मेरे पिता के पास भी उनके कई अंग्रेज मित्र आया करते थे। हर शाम को मेरे पिता के बहुत से मित्र उनसे मिलने आया करते और दिन भर की थकावट के बाद मन बहलाव किया करते। उस समय मेरे पिता की हंसी से सारा मकान गूंज उठता था। मेरे पिता की हंसी सारे इलाहाबाद में मशहूर थी। कभी कभी मैं भी पर्दे के पीछे से झांककर उन लोगों को देखता और यह समझने की कोशिश करता कि ये बड़े बड़े आदमी एक दूसरे से क्या बातें करते हैं। अगर कभी पकड़ा जाता तो खींच लिया जाता और डरा हुआ मैं पिताजी के घुटनों पर बैठा दिया जाता। मैं पिताजी को बहुत मानता था। जितने भी और आदमी मैंने देखे थे, उन सबसे अधिक पिताजी मुझे शक्ति, साहस और चतुराई का नमूना जान पड़ते थे। बराबर यह आशा करता था कि जब बड़ा होऊंगा तो मैं भी उन्हीं की तरह बनूंगा। लेकिन जितना मैं उन्हें मानता और प्यार करता, उतना ही उनसे डरता भी था। नौकरों या और दूसरों पर उनको बिगड़ते हुए मैंने देखा था, तथा उस समय वे मुझे बड़े भयानक दिखाई देते। मैं भी भय से कांपने लगता। उनका क्रोध वास्तव में बड़ा भयानक होता था, और मैं समझता हूं कि आगे चलकर वैसा क्रोध मैंने किसी में भी न पाया। सौभाग्य से उनमें विनोद और दृढ़ संकल्प का भी बहुत बड़ा गुण था, और वे अपने को रोक भी सकते थे। जैसे जैसे वे बूढ़े होते गए, वैसे वैसे अपने को रोकने की यह शक्ति बढ़ती गई, और पहले की तरह उन्होंने शायद ही कभी क्रोध किया हो। उनके इस तरह के क्रोध की मुझे बचपन की एक घटना याद है, क्योंकि उसका शिकार मैं ही था। तब मैं 5 या 6 वर्ष का जरूर रहा होऊंगा
एक दिन मैंने उनके ऑफिस की मेज पर 2 फाउंटेन पेन रखे हुए पाए। उनकी ओर मैं ललचाई निगाहों से देखने लगा। अपने दिल में मैं तर्क करने लगा कि एक ही साथ पिताजी को दोनों की जरूरत तो पड़ती ना होगी, और यही सोचकर उनमें से एक मैंने ले लिया। बाद में मैंने देखा कि खोए हुए कलम की जोरों के साथ खोज हो रही है। अपनी करनी पर मुझे भय लगा, लेकिन तब भी मैंने बताया नहीं। अंत में कलम मेरे पास ढूंढ निकाली गई और दुनिया के सामने मेरी चोरी खुल गई। पिताजी इस पर बहुत नाराज हुए और मेरी खूब मरम्मत की। मान और अपमान की पीड़ा से जैसे अंधा होकर मैं मां के पास भाग गया। कई दिनों तक मेरे पीड़ित और कांपते हुए छोटे से शरीर पर बहुत तरह के क्रीम और मरहम मले गए। मुझे याद नहीं है कि इस दंड देने के कारण पिताजी के लिए मेरे मन में कोई बुरी भावना आई हो। मैं सोचता हूं कि मैंने यह जरूर समझ लिया कि यह उचित सजा थी। हाँ, शायद जरूरत से ज्यादा थी। उनके लिए मेरे दिल में वैसा ही प्यार और आदर बना रहा। मेरे बचपन के एक दूसरे स्नेही और विश्वासी व्यक्ति मेरे पिताजी के मुहर्रिर मुंशी मुबारक अली थे। वे बदायूं के एक धनी एवं मानी परिवार से थे, किंतु 1857 के गदर ने परिवार का सत्यानाश कर डाला था और अंग्रेजी फौजों ने परिवार के बहुत से लोगों को मार डाला था। उनका मेरे परिवार के लोगों से बड़ा स्नेह था। खासकर बच्चों से तो वो बहुत ही प्रेम करते थे। जब कभी मैं उदास होता तो उनके पास मुझे बड़ी शांति मिलती। अपनी सुंदर सफेद दाढ़ी के कारण वे मुझे कोई बड़े प्राचीन पुरुष जान पड़ते। मैं उनसे अलिफ लैला की कहानियां या 1857 और 1858 की घटनाएं या ऐसी ही कोई पुरानी कहानियां घंटों ध्यान से सुना करता। ये कहानियां बहुत वर्षों के बाद अब भी मेरे दिल में एक प्रिय और अमूल्य निधि की तरह सुरक्षित हैं। अपनी माता और चाची से मैं पुराण की कहानियां या रामायण या महाभारत की कथाएं सुना करता था। मेरी चाची के पास इस तरह की कहानियों का कभी ना चूकने वाला भंडार भरा था। धर्म के बारे में मुझे अटपटा सा ज्ञान था, क्योंकि इसे मैं स्त्रियों के काम की चीज समझता था। पिताजी और बड़े भाई लोग इस सवाल को मजाक में टाल देते थे। परिवार की स्त्रियां ही समय समय पर बहुत तरह की पूजा करती या त्योहार आदि मनाया करती थी। मैं उनमें आनंद लेता था, लेकिन कुछ हद तक अपने बड़ों के समान मैं भी इन सबको मजाक समझता था। कभी कभी माता या चाची के साथ गंगा नहाने जाता था, कभी इलाहाबाद या बनारस में मंदिरों के दर्शन करने जाता या किसी प्रसिद्ध सन्यासी के दर्शन करने जाता। पर इन सब बातों का मेरे दिमाग पर कोई असर बाकी नहीं रहा। सब त्योहारों से अधिक मुझको एक उत्सव में विशेष रुचि थी, जो हर साल हुआ करता था और जिसका मैं ही नायक था। वह था मेरी सालगिरह। यह दिन मेरे लिए बड़ी उमंग का दिन था। सवेरे तड़के ही में एक बड़े तराजू में गेहूं और अन्य चीजों से तौला जाता था और फिर वह सब गरीबों को बांट दिया जाता था। फिर मैं अपने को नई पोशाक में सजाता और कई तरह के उपहार पाता। बचपन की एक छोटी सी घटना मुझे अच्छी तरह याद है। तब मैं लगभग 7 या 8 साल का रहा हूंगा। मैं हर रोज घोड़े पर घूमने जाता था, साथ में एक सवार भी रहता था। एक शाम को मैं गिर पड़ा और मेरा टट्टू, जो कि अरब जाति का एक सुंदर जानवर था, मेरे बिना घर लौट आया। उस समय पिताजी टेनिस की पार्टी दे रहे थे। टट्टू को देखकर खलबली मच गई और पार्टी के लोग सब तरह की सवारियों पर एक जलूस बनाकर, जिसमें सबसे आगे पिताजी थे, मुझे खोजने के लिए चल पड़े। ये सब मुझे रास्ते में ही मिले तथा मुझसे इस तरह का व्यवहार किया जैसे मैंने कोई बड़ी वीरता का काम कर डाला हो। जब मैं 10 वर्ष का था, तब हम लोग एक नए और अधिक बड़े मकान में आ गए। इसका नाम पिताजी ने आनंद भवन रखा। इसमें एक बड़ा तैरने का तालाब भी था, जिसमें जल्दी ही मैं तैरना सीख गया और उसमें मुझे एक विशेष आनंद मिलने लगा। गर्मी के गर्म और लंबे लंबे दिनों में जब देखो डुबकी लगाया करता। इस प्रकार बचपन बहुत आनंद में रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू।